जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे घटना चक्र का जो सीरीज चल रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हम देखेंगे और इस टॉपिक को घटना चक्र प्लस लूसेंट दोनों से कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक है और इसका जो आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 के अनुसार आर्टिकल 52 के तहत क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 के तहत कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो दो आर्टिकल हमें क्लियर हुए हैं, 52 और प्लस 53। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं ना कि जो भी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में जो भी हैं, तो इतना तो याद रहता है कि 50 प्लस उनका आर्टिकल आता है। तो 52 तो 52 में ये होगा कि भारत के एक राष्ट्रपति हैं। वहीं 53 में ये कह रहा है कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है वो एक राष्ट्रपति में ही निहित होती है। इस शक्ति का वो प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। मतलब जो उनकी कार्यपालिका शक्ति है इसका वो जो प्रयोग तब करेंगे जैसे खुद से कर सकते हैं स्वयं, या फिर उनके जो अधीनस्थ उनसे जो नीचे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये उस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 54 के अनुसार है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, कौन, तो निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है कि इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन दे सकता है कि निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत, तो मनोनीत नहीं होते हैं। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो निर्वाचक मंडल बनता है। उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, तो संसद के दोनों सदन जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। वहीं विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। तो विधानसभा की जगह विधान परिषद आ जाता है। तो सभा आ रहा है ना, तो लास्ट में बस ऐसे भी हम याद कर लेंगे कि सभा दिया है तो विधानसभा, और निर्वाचित सदस्य हैं तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, कौन सी संविधान संशोधन अधिनियम, तो 70वें, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अब दो यूनियन टेरिटरी के बारे में अगर पूछेगा तो 70वां संविधान संशोधन है जिसमें कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। यहाँ पे भी निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को अभी शामिल नहीं किया गया। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति का जो चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो अभी तक हमने कितने आर्टिकल देखे, आर्टिकल 52 हमने देखा जिसमें कि एक राष्ट्रपति होगा, 53 देखा जिसमें कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, वहीं 54 देखा जिसमें कि इनके निर्वाचन के बारे में कह रहा है। फिर आर्टिकल 55 जो है, 55 में क्या कह रहा है, आर्टिकल 55 में क्या कह रहा है, 55(3) में कह रहा है कि जो अनुसार जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत एवं और गुप्त मतदान द्वारा होता है। मतलब जब भी राष्ट्रपति का होता है तो देखिए आर्टिकल इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 55(3) कह रहा है, 55(3) तो भाई जो राष्ट्रपति हैं वो उनकी पंचायत में पंच उनका साथ दे रहा है। तो पंच आ रहा है ना, तो पंचायत में क्या होती है, तो पंचायत में मतदान होता है तभी मत पड़ते हैं। तो ये याद कर लीजिए ना, चुनाव की बात हो रही है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव मतलब पंचायत में उनको चुनाव, बस रिलेट करने के लिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय में होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि बाय द वे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और संजोग से उसमें कोई विवाद हो जाए, कोई जांच बैठानी पड़े, कुछ फैसले का निर्णय मतलब जो भी करना रहा है तो वो कौन करेगा, क्योंकि भाई राष्ट्रपति तो सर्वोच्च नागरिक है, उसकी अगर चुनाव में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कौन सॉल्व करेगा, तो वो उच्चतम न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट वो देखता है तथा उसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अब अनुच्छेद 58 क्या कह रहा है, 58 में ये है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं क्या होती हैं। भाई अगर पंचायत में ठाट से चाह रहे हो कि मेरा निर्वाचन हो जाए तो यहाँ से एक आर्टिकल याद हुआ, 5 और 8,
पंचायत में ठाट से अगर चाह रहे हैं कि हमारा निर्वाचन हो जाए तो अर्हताएं योग्यताएं तो होनी चाहिए। तो पहली योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, जैसे कि पहला ये होना चाहिए कि भारत का वो नागरिक हो, दूसरा ये कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्वेश्चन यहीं से घुमा देगा कि राज्यसभा की सदस्य की निर्वाचित होने की योग्यता बताई गई है, तो ऐसा नहीं है, लोकसभा के सदस्य की निर्वाचित होने की योग्यता बताई गई है। मतलब जो राष्ट्रपति की निर्वाचित होने की जो योग्यताएं होंगी, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवारों की कम से कम कितनी प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए, तो 50-50 का रेशियो इसमें होता है। और अगर जमानत राशि के रूप में देखा जाए तो कितनी जमा होती है, तो 15,000 रुपये जमा करना होता है जमानत राशि के रूप में। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का, ये इंपॉर्टेंट है, 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तो देखिए 1/6 की जगह 1/4 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये फैक्ट है ना, फैक्ट अगर फैक्चुअल डाटा पूछेगा तो यहीं से है। तो देखिए ये है कि भाई उम्मीदवार जो है वो कुल डाले मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो जमानत राशि जो होती है ना वो जब्त कर ली जाती है। वहीं आर्टिकल 56 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब पदावधि कब तक रहती है, तो पद जिस दिन ग्रहण करता है उसकी तारीख से 5 वर्ष तक, जिस दिन वो अपनी पद को ग्रहण किया उस दिन से लेके 5 वर्ष तक इनकी पदावधि कही गई है। और ये जो है किसमें है, तो आर्टिकल 56 में। अभी तक हमने कितने आर्टिकल देखे, आर्टिकल 52 देखा जिसमें कि एक राष्ट्रपति होने चाहिए, आर्टिकल 53 देखा जिसमें कि इनकी शक्ति है, आर्टिकल 54 देखा जिसमें कि इनके निर्वाचन के बारे में कहा गया, आर्टिकल 55 देखा जिसमें इनके चुनाव के बारे में कहा गया है, और आर्टिकल 58 देखा जिसमें कि ये कहा गया कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं, ठीक है। और आर्टिकल 56 जब देखा तो उसमें ये है कि पदावधि के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 56 क के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का जो भी राष्ट्रपति होगा वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देते हैं। वहीं आर्टिकल जो 56(2) है, 56(1) में क्या है कि ये त्यागपत्र की तुरंत उपराष्ट्रपति को बताएंगे, उस उपराष्ट्रपति को संबंधित करते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। वहीं 56(2) आर्टिकल 56(2) ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। मतलब 56(2) मतलब मान लीजिए कि 56 भोग बना है तो इंसान कह रहा है मुझे और दो, तो मतलब पुनः मांग रहा है ना, तो पुनः निर्वाचन की बात हो रही है। तो 56 तो पता ही है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है, और 2 जब पूछेगा तो पुनः निर्वाचन की। वहीं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। 84वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक निर्धारित किया गया है। आर्टिकल जो 59(1) है, आर्टिकल 59(1) के अनुसार यदि कि संसद किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, देखिए लंबी बात है कि जो संसद के किसी सदन का, मान लीजिए राज्यसभा या लोकसभा का, या फिर किसी राज्य के विधानमंडल का, ठीक है, किसी सदन का, मतलब राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का, या लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य अगर कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। आर्टिकल 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। मतलब 60 से मतलब लोग सठिया जाते हैं, इसलिए उनको हर कार्य करने के पहले शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 60 जब भी पूछेगा तो इनके द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में, बाय द वे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश, मतलब जो कि हाई कोर्ट के जो सबसे ज्येष्ठ न्यायाधीश होंगे, ज्येष्ठतम न्यायाधीश, वो शपथ दिलाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए प्रति माह। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो 5 लाख रुपए प्रति माह। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति को वेतन
कहाँ से दिया जाता है, तो भारत को राष्ट्रपति को जो वेतन होता है वो संचित निधि से दिया जाता है। आर्टिकल 56 क मतलब 56 फर्स्ट के ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। 60 में क्या है, हर बात के लिए शपथ दिलाएंगे, लेकिन 61 में कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। और वहीं 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना की किसी ऐसे संकल्प में अंतर्दृष्टि नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। मतलब इनकी जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसमें सदन की भी भूमिका होती है, ठीक है। सदन की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए तथा कि सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प भी पारित होना चाहिए। वहीं आर्टिकल 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति हो जाती है कि बाय द वे राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है, बीमार हो गया, मृत्यु हो गई, या फिर वो मतलब पद त्याग कर दिया या फिर पद से हटाया गया उसको महाभियोग के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य को कौन देखेगा। तो अगर पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित रिक्तिहीन होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह के बीतने से पहले, मतलब 6 मंथ के अंदर ही वहाँ पे मतलब एक उनके पद पे उपराष्ट्रपति को पद दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। बाय द वे राष्ट्रपति मर गए, राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, राष्ट्रपति को हटा दिया गया महाभियोग की प्रक्रिया से, तो उनका पद कौन देखेगा, तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या उसके न रहने पे वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। फिर है आर्टिकल 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मतलब 77 सत्ता में अगर कोई भी कार्य होगा तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित हैं। जैसे होता है ना कि अगर देश में कोई फैसला लेना हो या फिर अन्य देशों से कोई भी चीज़ें करनी हो तो उसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी दें, राष्ट्रपति से सलाह लें, राष्ट्रपति से परामर्श करें। तो इसके लिए आर्टिकल 78 होता है, आर्टिकल 78 होता है। मतलब सत्ता में अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं ठाट से कार्य करें तो वो पहले राष्ट्रपति को जानकारी देंगे। आर्टिकल 86 में ये कह रहा है कि संसद के सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। भाई अगर संसद में सदनों में अभिभाषण देनी है या फिर और उनको संदेश भेजने का है तो राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। वहीं आर्टिकल 87 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आरओ का क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ था कि आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो ये दिया था ना कि संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, तो इसका आर्टिकल दिया था आर्टिकल 109, लेकिन ये गलत है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो कुछ दशाओं में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा। मतलब जो विधेयक संसद के दोनों सदन द्वारा पारित हो जाते हैं तो उसको वो कौन से आर्टिकल के द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा, तो आर्टिकल 111 वो अपनी स्वीकृति रोक लेगा
अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। मतलब 3 कंडीशन है भाई, स्वीकृति भी कर सकता है, स्वीकृति को रोक भी सकता है, या फिर पुनर्विचार हेतु सदन को वापस दे सकता है। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा, अर्थात उस पर स्वीकृति देने के लिए वो बाध्य होगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। क्वेश्चन पूछता है कि जैसे अन्य विधेयक जो आते हैं तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन यदि धन विधेयक आएगा तो क्या राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो नहीं, राष्ट्रपति जो होता है वो धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किसमें है? तो आर्टिकल 72 आर्टिकल 72 के तहत है। वहीं आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी दें अपने किसी कार्य को करने से पहले, तो उसका जो आर्टिकल है 77 है। अभी हमने देखा उसका जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल उसका 77 है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, और 78 में है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आई एम रियली सॉरी 78 है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 143 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। वहीं आर्टिकल 53(2) के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं जैसे कि थल सेना, वायु सेना, नौ सेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो अभी हमने राष्ट्रपति के टॉपिक को क्लियर किया। एक बार हम लोग देखते हैं क्योंकि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछ सकता है कि अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर थे जाकिर हुसैन। तो देखिए ऐसे याद करेंगे कि जो राजेंद्र है, राजेंद्र पल्ले के पीछे जाकर गिरा। तो 4 नाम याद हो गए। अब यहाँ से हम ऐसे रिलेट करेंगे कुल जितने नाम है अभी तक के जितने राष्ट्रपति हुए हैं 26 जनवरी 1950 से लेके वर्तमान में जितने राष्ट्रपति हैं उनके नाम को कैसे याद करेंगे। तो इसमें हम 4 नाम याद किए कि राजेंद्र पल्ले के पीछे जाकर गिरा। तो राजेंद्र पल्ले के पीछे जाके गिरा, तो इसका ट्रिक हो जाएगा कि जो राजेंद्र प्रसाद है, प्रथम कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र पल्ले के पीछे जाकर गिरा, तो राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद जाकर गिरा से जाकिर हुसैन, और गिरा से वाराहगिरी वेंकटगिरी, ये कार्यवाहक थे। वाराहगिरी वेंकटगिरी। राजेंद्र पल्ले के पीछे जाकर गिरा तो जाकिर वेंकटगिरी, और उसके बाद है कि हिदायत मिली थी गिरने की, तो हिदायतुल्लाह और गिरी। राजेंद्र पल्ले के पीछे जाकर गिरा, हिदायत मिली थी गिरने की, तो हिदायतुल्लाह और वेंकटगिरी। तो यहाँ पे हमें कितने नाम याद हुए? तो राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर उसके बाद जाकिर हुसैन के बाद क्या है? वेंकटगिरी आ गए, फिर है मोहम्मद, हिदायतुल्लाह और वेंकटगिरी। इतने नाम हमारे क्लियर हुए। हिदायत मिली थी गिरने की। ठीक है, उसके बाद यहाँ से याद करेंगे कि अली बीड़ी जलाकर रेडी हुआ जेल जाने के लिए। अली बीड़ी, यहाँ से अली पकड़ेंगे, अली बीड़ी जलाकर रेडी हुआ जेल जाने के लिए। अली जो है वो बीड़ी जलाकर रेडी हुआ जेल जाने के लिए। मतलब यहाँ से क्या क्रम था? राजेंद्र पल्ले के पीछे जाकर गिरा, तो राजेंद्र पल्ले के पीछे, और जाकर से जाकिर, और गिरा से वेंकटगिरी। हिदायत मिली थी गिरने की, हिदायतुल्लाह और वेंकटगिरी। हिदायत मिली थी गिरने की। फिर भी यहाँ पे ऐसे साइलेंट कर लेंगे। फिर भी अली जो है, अली बीड़ी जलाकर रेडी हुआ जेल जाने के लिए। तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद
बीडी जत्ता और नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। तो क्या आया यहाँ से, डॉक्टर फखरुद्दीन अली। तो अली बीड़ी जलाकर रेडी हुआ जेल जाने के लिए। तो 4 नाम यहाँ से क्लियर हुए, अली, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, बीडी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। आर वेंकट रमण जेल जाने के लिए। अब यहाँ से हम लेंगे कि लेकिन, ठीक है, तीन पैरा में इसको हम तुरंत क्लियर कर लेंगे। लेकिन वेंकट रमण और शंकर, वेंकट रमण, देखिए वेंकट रमण दक्षिण के नाम देव भगवान के नाम होते हैं। जेल जाने के लिए रेडी हुआ जेल जाने के लिए। लेकिन वेंकट रमण और शंकर जी ने, वेंकट 3 देव ऐसे कर लेते हैं, देखिए यहाँ से थोड़ा टफ पड़ा है। लेकिन वेंकट रमण, शंकर और नारायण ने, वेंकट 3 देवता यहाँ पे आ गया। तो वेंकट रमण, शंकर और नारायण ने अपनी कलम की पावर दिखाकर पटा लिया, ठीक है, अपनी कलम की पावर दिखाकर पटा लिया। अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तक तो याद ही है, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, फिर रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में है। तो यहाँ तक हमें याद करना है कि देखिए यहाँ से फिर से, राजेंद्र पल्ले के पीछे जाकर गिरा तो जाकिर गिरी, और फिर हिदायत मिली थी गिरने की तो हिदायतुल्लाह और गिरी। फिर भी यहाँ से क्या था, फिर भी अली बीड़ी जलाकर रेडी हुआ जेल जाने के लिए। लेकिन वेंकट रमण, शंकर और नारायण ने, लेकिन 3 देवता वेंकट रमण, शंकर और नारायण ने अपनी कलम की ताकत दिखाकर पटा लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जो है वो फर्स्ट जनजातीय समूह है। एक बार और इसको हम रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में यहाँ से क्वेश्चन आने तय होते हैं। राजेंद्र पल्ले के पीछे जाकर गिरा तो जाकिर और वेंकट गिरी हो गए। हिदायत मिली थी गिरने की तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और वेंकट गिरी। फिर भी हिदायत मिली थी गिरने की, फिर भी अली बीड़ी जलाकर रेडी हुआ जेल जाने के लिए। तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, बीडी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह रेडी हुए जेल जाने के लिए। फिर भी 3 देवता जो बचा लिए, कौन कौन थे, वेंकट रमण, शंकर और नारायण ने अपने कलम की ताकत दिखाकर, मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अपनी कलम की ताकत दिखाकर पटा लिया। तो पाटिल, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू याद है। तो हमने ये जो राष्ट्रपति था पूरा कॉन्सेप्ट हमने घटना चक्र से देखा। अब उपराष्ट्रपति नहीं, अब हम राष्ट्रपति को एक बार लूसेंट से पढ़ लेते हैं ताकि ऐसी कुछ फैक्ट है जो रह जाए तो वहाँ से कवर हो जाए। तो देखते हैं ऐसा क्या है जो कि घटना चक्र में नहीं लूसेंट में दिया हुआ है, क्योंकि ये जो मेरी सीरीज चल रही है ये लूसेंट प्लस घटना चक्र के विद कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को कवर करते हुए चल रही है। तो इसमें देखते हैं कि जो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति हमने देखा ये राष्ट्रपति में, इसका क्या था कि आर्टिकल 53, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल सही था। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। अब देखिए 52 में क्या कहा था, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है, सही है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या क्या थी, तो पद की योग्यता में आर्टिकल 58 था जिसके तहत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद नहीं धारण करता हो। ठीक, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल हमने देखा आर्टिकल 54 था जिसमें कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते थे। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किस संविधान संशोधन से थे, तो 70वें संविधान संशोधन से थे। किस, यहाँ दिया है ना 70वें संविधान संशोधन से कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के जो सदस्य थे। तो देखिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा डेट भी देख लीजिए कि 70वां संविधान संशोधन 1992 का है। ठीक है, 70वां संविधान जो संशोधन है 1992 का। यही हम लोग को फायदा रहेगा लूसेंट और घटना चक्र से करने में कि कुछ ऐसे डाटा रहेंगे जो लूसेंट में दिए और घटना चक्र में नहीं दिए, तो यहाँ से हमारे कवर हो जाएंगे।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। ये क्या था, 56(2) के अनुसार, आर्टिकल 56(2) के अनुसार था। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से था, एकल संक्रमण मत द्वारा, आर्टिकल 55 हमने देखा ही था। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। वहीं निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करता। 56 के द्वारा पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। आर्टिकल 77 की क्या कह रहा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति होती है राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। और 77(3) के द्वारा ये कहा गया था कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों से उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। देखिए 77 तो हमने देखा था, 77(3) नहीं था, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको देख लेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों से उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनवाएगा। और बाकी हमने यहाँ देखा ही था क्या क्या था, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे कि देखेंगे वहाँ से ना कि राजेंद्र पल्ले के पीछे जा गिरा, और हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ नाम मिस है, हिदायतुल्लाह को तो नाम ही नहीं दिया है। तो हमने यहाँ से कवर किया, इसमें 14 राष्ट्रपतियों के नाम दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पे हम लोगों ने इतने कवर किए थे। देखिए हिदायतुल्लाह का नाम नहीं दिया हुआ, अली मोहम्मद का दो जो राष्ट्रपति गायब कर दिए, तो यहीं से हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उपराष्ट्रपति के टॉपिक को कवर करेंगे घटना चक्र प्लस लूसेंट से, और ऐसे ही कनेक्ट करके चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।